पुनः स्वागत है। मैं ऋषिकेश शुक्ल। आज हिंदी की क्लास में आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन के सभी पार्ट, बीएड के कुछ शिक्षण में और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तो यह अति महत्वपूर्ण है। आज के समय में जैसे ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं इस लॉकडाउन में, तब यह क्लास जो है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे बच्चे इसको पढ़ करके देख करके घर में ही इसका नोट्स बना सकते हैं। और अगर कोई भी उनको समस्या हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के भी अपने प्रश्न कर सकते हैं और उसका उत्तर पा सकते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं नई क्लास हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी क्या है, साहित्य क्या है और उसका इतिहास क्या है, आइए इस विषय में हम अलग अलग जानते हैं। पहले कि हिंदी क्या है, साहित्य क्या है और इतिहास क्या है। हिंदी के विषय में हम जानते हैं कि हिंदी विकास क्रम के अंतर्गत आई है, जो कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई यहाँ तक पहुँची है। अपभ्रंश के सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी निकल करके आई है। लेकिन ये हिंदी जो है, ये इसका नामकरण ईरानियों ने किया है। ईरानी जब भारत में व्यापार करने के लिए आते थे तो वो सिंधु नदी को पार करके आते थे और यहाँ की हर वस्तुओं के लिए वे सिंधी कहते थे, लेकिन वो सा उच्चरित न कर पाने के कारण सा की जगह वो हा उच्चरित करते थे। तो वे सिंधी को हिंदी कहते थे और बाद में इसमें एक प्रत्यय लगा, हिंदकी बनी और फिर का हट गया और ये हिंदी ही रह गई। तो ये नाम जो है ये ईरानियों के द्वारा दिया गया है और ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है जो ईरानियों के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अब हम देखते हैं साहित्य। हर भाषा का अपना साहित्य होता है, उसी तरीके से हिंदी का भी अपना साहित्य है। जनमानस के मन का जो बिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, उनकी जो रुचि होती है, उनका जो ज्ञान होता है, वो साहित्य होता है। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को उसका साहित्य कहते हैं। हर चीज का, हर भाषा का साहित्य है। अब ये प्रश्न आता है कि हिंदी का साहित्य प्रारंभ कब से होता है। जब ये जिज्ञासा हमारे अंदर आती है तब वहीं इतिहास का जन्म होता है। हिंदी को जानने के लिए, हिंदी का विकास जानने के लिए, उसका जन्म जानने के लिए, तब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ऐसी जिज्ञासा के कारण ये हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने आता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने तरीके से हिंदी साहित्य के विषय में कहा है। जैसे फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, फिर अंग्रेजी में, फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा, फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो आइए आज इसको बड़े ही संक्षिप्त रूप में हम समझते हैं, थोड़ा सा एक बेस के रूप में, और फिर पुनः दोबारा इस पर एक बृहद क्लास मैं आपको दूंगा। तो देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की को अध्ययन के लिए विद्वानों ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है अध्ययन की सुविधा के लिए। जैसे पहला काल है इसका आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। आज मैं सिर्फ इसी की चर्चा करूंगा। उसके बाद है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। और फिर उसके बाद है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और फिर आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहते हैं। और फिर आधुनिक काल के भी भेद हो जाते हैं। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल पर। सबकी अपनी अपनी एक समय सीमा है। समय सीमा और नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी हम इसमें
कुछ अधिकांश विद्वानों द्वारा सुझाए गए तर्क संगत सुझावों को ही ले लेते हैं और उसे ही मान लेते हैं। जैसे 9th की किताब में जो दिया गया है वो इस हिसाब से दिया गया है कि 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक का जो ये समय है ये आदिकाल आता है। और आज हम बात करेंगे सिर्फ आदिकाल की। हमने देखा समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। विभिन्न विद्वानों ने इसको अपने अपने ढंग से अलग अलग तिथियां इसकी मानी हैं और कहीं कहीं विक्रमी संवत में भी दिया रहता है। विक्रमी संवत 800 से विक्रमी संवत 800 से लेकर के 1400 तक, 1400 विक्रमी संवत है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से माना है। तो हमारी किताब में अगर कहीं एक तिथि मिल रही है, दूसरी किताब में दूसरी मिल रही है, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शोध के अनुसार से अलग अलग माना है और ये सभी तिथियां कहीं न कहीं सही मानी जाती है। लेकिन अधिकांश विद्वानों द्वारा जिसे स्वीकार किया जाता है वो ज्यादा सही मानी जाती है। तो हम देखते हैं 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक, विक्रमी संवत 800 से लेकर के विक्रमी संवत 1400 तक। विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। अगर ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत निकल आता है, और विक्रमी संवत में अगर हम 57 वर्ष माइनस कर देते हैं तब ये ईस्वी निकल आती है। तो आइए हम बात करते हैं आदिकाल की। अब आदिकाल के नामकरण के भी विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। ये नामकरण उस समय की कविताओं में जो प्रवृत्तियां दिखाई देती थी उसके आधार पर यह किया गया है। सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहने कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके तर्कों का खंडन करते हुए इसे आदिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक का ये जो समय है, 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक का, इस समय में हम देखते हैं कि जो भारत के राज्य हैं वो छोटे छोटे भागों में विभक्त हैं और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो विदेशी आक्रमण को रोक सके। और इस समय छोटे छोटे राज्य थे, सारे राजा जो है आपसी मनमुटाव और अपने छोटी छोटी ईर्ष्या द्वेष के कारण, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण आपस में लड़ा करते थे और विदेशी आक्रांता भी थे, वो भी आक्रमण किया करते थे। तो जो जनमानस था वो वीरतापरक रचनाओं को सुनता था, लिखता था, पढ़ता था। तो उसी को आधार करके 12 रचनाओं को आधार करके रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा, जिसमें सर्व प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, चारण थे, और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज की प्रशंसा, उनकी वीरता का और उनकी उदारता का इसमें वर्णन किया गया है। उसी तरीके से 12 रचनाओं को उन्होंने आधार बनाया है। खुमान रासो, विजयपाल रासो और परमाल रासो, इस तरीके की परमाल रासो आल्हाखंड जो कि उस समय का सर्वप्रमुख और ये प्रसिद्ध है। तो सबसे प्रमुख रचना जो है आदिकाल की वो है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, और सबसे लोकप्रिय रचना है जगनिक की परमाल रासो, जिसे आल्हाखंड कहते हैं, जो आज भी गाया जाता है।
और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे वीर गाथा काल न कहकर के आदिकाल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये तर्क था कि अगर हम वीर गाथा काल कहते हैं और वीर रस की प्रधानता मानते हैं तो हम इस काल में देखते हैं भक्ति भी है जो नाथों के द्वारा, जैनों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा की जा रही, तो भक्ति कट जा रही है, श्रृंगार भी है, तो इसीलिए वो सब प्रवृत्तियां वीर गाथा काल कहने से छूट जा रही हैं। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि कहा। आदि का अर्थ होता है जन्म, तो इसीलिए इन्होंने इसको जन्म काल माना कि यहीं से सारी प्रवृत्तियों का उद्भव होता है, जन्म होता है, इसीलिए ये आदिकाल है। और अधिकांश विद्वान जो हैं वो आदिकाल नाम को सर्वाधिक स्वीकार करते हैं। तो ये नाम भी सही है, आदिकाल भी नाम सही है, वीर गाथा काल भी नाम सही है। चारण काल के विषय में बहुत पूछा जाता है कि वीर गाथा काल को या आदिकाल को चारण काल क्यों कहा जाता है। तो ये नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि वीर गाथा काल में या आदिकाल में जितने भी राजा हुआ करते थे उनके दरबार में एक कवि होता था जो वीरता परक रचनाएं लिखता था और अपने राजाओं को युद्धों के लिए प्रेरित किया करता था। उनको चारण कहा जाता था। वीर रस में रचना करने के कारण उन्हें चारण कहा जाता था, जिसके कारण इसे चारण काल भी कहा गया है। और फिर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। तो इस तरीके के अन्य नाम हैं और अन्य नाम के पीछे उसके तर्क भी दिए गए हैं, जिसे मैं आगे की एक बृहद क्लास में पुनः इसमें रखूंगा। लेकिन अभी कक्षा 9, 10 और 11, 12 को केंद्रित करते हुए ये क्लास बनाई जा रही है, तो इसे संक्षिप्त रख करके ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चारण काल के विषय में जान गए हैं। ये प्रश्न भी होता है कि चारण काल किसने कहा है और इसे आदिकाल को या वीर गाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है। तो इस समय जो रचनाएं लिखी जाती थीं उन रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस काल का नामकरण किया गया है। इसके कई नाम हैं, आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, और ये विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। अब हम देखते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में। हम देखते हैं आदिकाल की प्रवृत्ति। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में देखते हैं। पहली प्रवृत्ति है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरा देखते हैं सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण, अतिशयोक्ति वर्णन, कल्पना का प्राचुर्य, और नाथ, सिद्ध और जैनों की भक्तिपरक रचनाएं। अब हम देखते हैं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस काल में जितने भी कवि हुआ करते थे वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे, उन्हें युद्धों के लिए प्रेरित किया करते थे, और इसी प्रवृत्ति को देखते हुए ये लिखा गया है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ज्यादा से ज्यादा कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे, जबकि भक्ति काल में कोई भी कवि जो है वो किसी राजा के दरबार में नहीं रहता था, एक दो अपवाद के सिवाय, एक दो कवियों के। सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का अभाव। राजाओं में सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। वे अपने छोटे छोटे
भूखंड को ही अपना देश, अपना राज्य समझते थे, जिसके कारण वे विदेशी आक्रमणकारियों को रोक नहीं पाते थे, उसमें असफल हो जाते थे और उसी अपने छोटे छोटे राज्य, अपने छोटे छोटे भूभाग के लिए आपस में लड़ते रहते थे। जैसे पृथ्वी राज के विषय में और जयचंद के विषय में जानते हैं कि उनके युद्ध का कारण क्या था हम लोग। और उसके बाद युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। इस समय के जो कवि हुआ करते थे वो राजा के किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते थे और वे राजा और महाराजा के साथ वो युद्धों में जाते थे, जिससे वो युद्धों को सजीव रूप से, सचित्र रूप से देखते थे और उसको देखने के कारण ही उसका वो सजीव चित्रण भी अपने काव्य में किया करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए चंद्रबरदाई ने लिखा है, बज्जई घोर रान चौहान चहुदिसी पृथ्वीराज रासों में। उसके बाद देखते हैं कल्पना का प्राचुर्य। कविताओं में वर्णन में कल्पना का अत्यधिक प्राचुर्य है, जिसके कारण वो कभी कभी इतिहास को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी कहती दिखाई देती हैं, जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है नाथ सिद्धों में, अगला है इनकी भक्ति परक वाणियाँ। उस समय नाथ, सिद्ध, जैन ये लोग अपनी गुहा साधना, हठ योग के माध्यम से अपनी रचनाओं में भक्ति परक रचनाएं किया करते थे, ये भी इनका भी दिखाई देता था। और एक प्रवृत्ति और है, अच्छा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भूल गए थे। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ये है कि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता था, बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता था कि वो लोक मर्यादाओं का हनन करते हुए दिखाई देती थी। जैसे आल खंड में लिखा गया है कि जा दिन जन्म भयो आल्हा के धरती धसी अढ़ाई हाथ। जा दिन जन्म भयो आल्हा के धरती धसी अढ़ाई हाथ। इसी तरीके से ये बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता था और ये इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही हम देखते हैं कि आदिकाल, वीरगाथा काल, ये सारे नाम दिए गए हैं इन्हीं प्रवृत्तियों को केंद्रित करके। किसी ने सारी प्रवृत्तियों को केंद्रित किया है, किसी ने कुछ कुछ प्रवृत्तियों को केंद्रित किया है। तो आज इस संक्षिप्त रूप में हमने देखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे भक्ति काल। और इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कक्षा 9-10 स्तर पर पढ़ें और आगे इसको और भी शेयर करें। धन्यवाद।